वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 3 के जो चैप्टर में टॉपिक बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि विद सिलेबस आपका कौन सा चैप्टर अभी हम आज कवर करेंगे। हम लोग यूनिट 3 के रिसाइटेशन ऑफ प्रणव मंत्र यानी फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर ओम ध्याना ये जो है इसे कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमारे पास में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो टॉपिक के फॉर्म में इन्होंने एक ही चैप्टर में आपकी गाइड में दिए हैं, ठीक है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी गाइड में सारे टॉपिक या सारे जो आपके सिलेबस यूनिट 3 के जो 5 टॉपिक है उन पांचों को कवर करके एक ही चैप्टर बना दिया है, ठीक है। तो उसमें से दो टॉपिक समझिए कि हम कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ध्यान के बारे में हम लोग ले चुके हैं। अब आज हमें उसी ध्यान के जो टॉपिक है उससे आगे टाइप्स के वे में समझना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपका ये जो तीसरा वाला यूनिट है ये किस चीज़ का है, ध्यान के बारे में बताया है, ठीक है। ध्यान क्या होता है, कैसे करना है, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं आगे के नए टॉपिक्स पर। हमने देखा था कि जो ध्यान है उसे ध्यान करने के लिए हमें कुछ एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कहना चाहिए बहुत एडवांस टाइप के प्रैक्टिशनर नहीं हैं कि हम आंखें बंद करें और हमारा ध्यान लग जाए। तो हमें क्या चाहिए, धीरे धीरे अपने मन को, बॉडी को, माइंड को फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट चाहिए। तो हमने पहला सब्जेक्ट जो था वो ओम का देखा था। हमने बात की थी कि ओम यानी प्रणव इज़ अ वाइब्रेशन जिसके ऊपर मन लगाकर आप ध्यान करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो प्रणव था इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है वो सब आप लोग पिछले वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब आज हम इसी प्रणव की तरह, यदि मान लीजिए आपको ओम या प्रणव के वे में ध्यान नहीं करना तो आपके पास और क्या सब्जेक्ट हो सकता है, तो वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है वो है ब्रीथ अवेयरनेस या श्वास ध्यान, ठीक है। तो आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो आपका चैप्टर चल रहा है ये कॉमन है, लेकिन अब आपको प्रणव की जगह पे उस ध्यान में कोई और विषय चाहिए। तो और क्या विषय हो सकता है, वो हो सकती है आपकी ब्रीथ, ठीक है। तो अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका ब्रीथ से रिलेटेड है यानी श्वास से रिलेटेड है, ठीक है। श्वास ध्यान या आप इसको ब्रीथ मेडिटेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो श्वास ध्यान है इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली हमें श्वास ध्यान करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। कंफर्टेबल एक स्थिति में बैठ जाएंगे, किसी भी एक पोजीशन में बैठकर आपको धीरे से आंखें बंद करनी है और बंद करने के बाद में आप अपनी आती जाती हुई सांसों को देखेंगे। जैसे इनहेल करते हुए आपने अपनी ब्रीदिंग को देखा, फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए जैसे श्वास बाहर जा रही है तो आप उसको देखिए। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपको उस सांस से रिलेटेड कोई विचार नहीं करना है, कोई थॉट नहीं लाना है अपने मन में। इसके अलावा और भी कोई थॉट लाने की कोशिश नहीं करना है। आपको क्या प्रयास करना है कि बस सांस अंदर आई उसको देखा, बाहर गई उसको देखा। ऐसे ही दूसरी स्टेप, उसके आगे क्या करना है, सांस अंदर लेते हुए आपको हल्की सी ठंडक महसूस होगी तो ठंडक को अनुभव किया। फिर सांस बाहर छोड़ते समय आपको हल्की सी वार्मथ लगेगी, गर्माहट फील होगी, गर्माहट को अनुभव कर लिया। ऐसे आपको अपने मन को कोई और विचार या कोई और थॉट लाने नहीं देना है अपने मन में। उसके मन में लगातार ब्रीथ ही ब्रीथ चलती रहेगी। तो ऐसे में धीरे से फिर आपका जो है श्वास पे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और आपके मन में जो विचार है वो अलग अलग विचार नहीं आएंगे। आप केवल ब्रीथ तो ब्रीथ पर ही फोकस करेंगे। इसको कहते हैं श्वास ध्यान, ठीक है। ये जो आपकी श्वास ध्यान है, इस श्वास ध्यान करने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रॉब्लम यानी फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब श्वास ध्यान करने बैठेंगे यानी ब्रीथ मेडिटेशन जब आप करने बैठेंगे तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। कैसी प्रॉब्लम, ये जो ब्रीदिंग होती है ये हमारी ब्रीदिंग कुछ फैक्टर से अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक, पहले ये देख लेते हैं। पहला फैक्टर हो सकता है आपका मन, ठीक है।
यदि आपके मन में कहीं तनाव है, कहीं स्ट्रेस है, यदि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं या आपके मन में कोई और विचार चल रहा है, आपका मन उदास है या आपका मन बहुत ज़्यादा खुश है, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी श्वास एक जैसी नहीं चलेगी, वो या तो फास्ट चलेगी या तो वो बहुत ज़्यादा धीमी होने लगेगी। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप श्वास ध्यान करने बैठें तो आपका मन शांत होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खुश ना बहुत दुखी, जो भी है बस उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए उसे न्यूट्रल वे में रखना है आपके मन को, तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी। सेकेंड हो सकती है आपका आसपास का वातावरण। वातावरण यानी क्या होता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, वातावरण है ना एटमॉस्फेयर। अब आप यदि ऐसी जगह पर बैठकर श्वास ध्यान या ब्रीथ मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पर आसपास बहुत सारी आवाज़ें हैं, तो आपका ध्यान श्वास पर जाने के बजाय बार बार उन आवाज़ों पर जाने वाला है। तो ये एक हो सकता है। दूसरा, यदि आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठे हैं जहाँ पर कुछ घर परिवार के सदस्य आपके सामने बैठे हुए हैं, वो कुछ मल्टीपल टाइप की बातें करेंगे, आप अपनी श्वास पे ध्यान लगाने जा रहे हैं और आपके कानों में उनकी बातें आ रही है, तो आपके मन में और विचार आएंगे। तो इसलिए आपको अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक। देन थर्ड फैक्टर हो सकता है जिससे कि आपकी श्वास जो है प्रभावित हो सकती है। थर्ड फैक्टर में भी ये होगा हलचल। हलचल किसकी? आपके शरीर की। अननेसेसरी हलचल शरीर में हमने नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी हलचल से आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो चेंज होगा। ठीक है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होगा। हम बैठे एक स्थिति में, थोड़ी देर में हम थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, आंखें खोलते हैं, फिर उसके बाद वापस हमें ध्यान लगाना पड़ता है, मतलब वापस आपको फोकस करना पड़ेगा। तो फिर आपकी ब्रीदिंग गहरी हो जाएगी, एक बार आप लंबी सांस लेके फिर छोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रीदिंग का एक सीक्वेंस था, जो एक लय थी, वो चेंज हो गई, तो अब आपका फोकस भी टूट गया। इसीलिए ये तीन फैक्टर्स जो है ये आपके इस ब्रीथ अवेयरनेस या ब्रीथ मेडिटेशन में आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थ्री फैक्टर्स जब आप श्वास ध्यान करेंगे। बाकी प्रोसेस क्या है ये हम लोग जान चुके हैं। इसके फायदे देख लेते हैं। श्वास ध्यान करने से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। तीसरी चीज़, स्ट्रेस से आप जो है दूर हो पाते हैं। चौथी चीज़, इसमें जो है आपको मन की शांति मिलती है। पांचवी चीज़, आपके जो थॉट्स रहते हैं उन थॉट्स की स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे आपके मन में जो लगातार हलचल चलती रहती है वो कम हो जाएगी। ये लगातार चलने वाली जो विचारों की हलचल है ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी, नींद नहीं आना। ये सारी जो बीमारियां हैं वो भी इस श्वास ध्यान से क्योर करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, उन सारी बीमारियों से क्योर करने में ये श्वास ध्यान आपकी हेल्प करेगा, उसे ख़त्म नहीं करेगा। ठीक है, ये एक रेमेडी है, एक कोई कैप्सूल या दवाई नहीं है, ये एक रेमेडी है, उपचार के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हुआ हमारा पहला एक टॉपिक। अब इसी तरह यदि हमें श्वास पर मान लीजिए ध्यान नहीं लगाना, तो और हमारे पास में क्या वे हो सकता है? तो अब हमारे पास एक और मेडिटेशन टेक्निक है जिसका नाम है अंतर्मौन। अंतर्मौन, ठीक है। अंतर्मौन ये जो वर्ड है ये संस्कृत का वर्ड दो फेजेस में बना है, दो स्टेप्स में मिलकर बना है, अंतर एंड मौन। ठीक है, वन इज अंतर एंड सेकेंड इज मौन। अंतर का मतलब क्या होता है? इनसाइड। इनसाइड यानी आपके मन के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, मन के अंदर। और मौन यानी क्या होता है? मौन यानी साइलेंस, शांति। ठीक है, अब यदि आपको कहा जाए कि आपको मौन बैठना है, आपको साइलेंट बैठना है, तो आप क्या करेंगे? आप बातचीत नहीं करेंगे। साइलेंट बैठने का मतलब ये होता है कि आपके पास कितने भी कैसे भी कंडीशन आए आपको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन आप कभी अपने आप को चेक करके देखिएगा, यदि आप शांत बैठते हैं तो आपका मन शांत नहीं रहता, आपके मन में तरह तरह के विचार चलते हैं, मल्टीपल टाइप के।
ठीक है। आप यदि किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी जगह पर बैठे, कभी मौन कर रहने के लिए बोला है तो क्यों मौन रहना है, आज हमें घर जाके क्या करना है, क्या मैं कुछ चीज़ भूल गई, अभी आगे क्या पढ़ना है, कुछ भी चीज़ आपके मन में चलती रहती है, आप कभी भी विचारों से शांत नहीं होते। तो जब आपको अपने अंदर यानी आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, जब आप उनको साइलेंस कर देंगे, जब आप उन्हें शांत करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये प्रैक्टिस कहलाती है अंतर्मौन। वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन कहलाता है ये अंतर्मौन का अभ्यास। ठीक है, अंतर्मौन के अंदर अब आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, बहुत ही इजी स्टेप्स है। ठीक है, आप कभी घर में फ्री रहे तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। फर्स्ट जो आपकी स्टेप रहेगी, इसमें पहली अवस्था रहेगी, वो होगी थॉट्स का ऑब्जर्वेशन। थॉट्स ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जगह इंट्रोस्पेक्शन वर्ड भी एक बहुत अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही हार्ड वर्ड हो जाएगा समझने के लिए, तो ऑब्जर्वेशन एक इजी वर्ड है। ठीक है, थॉट्स यानी क्या, आपके विचार, विचारों को देखना। ठीक है, देखना, सिर्फ आंखें बंद करके आपको आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी विचार हो, उसको सिर्फ देखना है। देखने के बाद उससे क्या होगा, ये विचार हमें क्यों आया, ये कुछ भी नहीं सोचना है। ना उस विचार से जुड़ी पहली कोई बात, ना उस विचार से जुड़ी अगली कोई बात आपको सोचना है। आपको सिर्फ उस विचार को देखना है, देखकर भूल जाना है। ये होगी आपकी पहली स्टेप। एग्जैक्टली क्या होता है, मन में हमारे जो विचार लगातार चलते हैं वो क्यों चलते हैं। जब भी आप देखिएगा, जब भी आप कभी आंखें बंद करके बैठते हैं तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमसे ध्यान लगता ही नहीं, हमसे मेडिटेशन हो ही नहीं पाता। हम आंखें बंद करते हैं तो वैसे ही तुरंत हमें जो है बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। आंखें खुली रख के तो कम थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करके तो और ज़्यादा थॉट्स आते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, इट्स जनरल। ठीक है, तो उसे कम करने के लिए हमको क्या करना है, थॉट्स का ऑब्जर्वेशन। कोई भी विचार जो आपके मन में आ रहा है उसको देखिए, देख के छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ठीक उसी तरह जैसे आपके बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत प्रैक्टिकल, फ़ोन है, फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन आता है, कॉल आता है उसका नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज आता है उसका नोटिफिकेशन आता है। आप क्या करते हैं, क्या आप उस मैसेज को जाकर इनबॉक्स में चेक करते हैं बार बार? नहीं, आप उसे नोटिफिकेशन में से देखकर उस नोटिफिकेशन को स्लाइड करते हैं और भूल जाते हैं। आपने उस नोटिफिकेशन को देखा, आपने उस मैसेज को देखा, देखकर स्लाइड किया, हटा दिया, भूल गए। बस सेम चीज़, ठीक इसी तरह आपको अपने थॉट्स को देखना है, देखकर भूल जाना है। ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप होगी थॉट्स रेगुलेशन। ठीक है, थॉट्स रेगुलेशन। अब ये थॉट्स रेगुलेशन में आपको क्या करना है, थॉट्स रेगुलेशन में एग्जैक्टली ये जो स्टेप है ना, ये अपने आप में बहुत हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद से ऑनेस्ट होना है। ठीक है, अपने आप से यदि आप ऑनेस्ट हो तो आप इस स्टेप को फॉलो कर पाओगे। ठीक है, होता क्या है, जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है तो उसमें नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा होते हैं। एक जनरल व्यक्ति के हिसाब से बता रही हूँ, यदि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें होता है, इस तरह से बता रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव थॉट, जैसे कि आंखें बंद करके बैठे, कुछ हमारे मन में बहुत विचार चलते हैं कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाता है, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, या मुझसे ये चीज़ रह गई। कुछ भी चीज़ में नो वाला फैक्टर बहुत आता है, नहीं वाला फैक्टर बहुत आता है। ठीक है, तो वो जो विचार आपके मन में आए, जैसे भी है, अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके उसे भूल जाना है अगेन। ठीक है, ये केवल विचार है। क्या सोचना है आपको कि ये केवल एक थॉट है, इससे मेरी लाइफ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, यदि फर्क पड़ा भी है तो मैं उसे ठीक कर लूँगी। इस तरह से आपको अपने विचारों को रेगुलेट करना है। ठीक है, आपको उन्हें अपने अनुसार रेगुलेशन में लाना है। ठीक, तो ये हुआ सेकंड। थर्ड होगा, थर्ड स्टेप जो है ये है अब आपकी, इसे यदि आप इंग्लिश में बोलें तो चिदाकाश अवेयरनेस। देखिए ये बहुत बड़ा वर्ड है चिदाकाश, आप इसको बोल सकते हैं थॉट्स अवेयरनेस बोल लीजिए, या ठीक है चिदाकाश मैं लिख देती हूँ, एक वर्ड आपके ध्यान में रहेगा।
चिदाकाश अवेयरनेस, ठीक है, चिदाकाश अवेयरनेस। ये चिदाकाश क्या होता है? चिदाकाश मतलब आपका मन। जब आप आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करने के बाद थोड़ा सा ऐसे यदि अंदर ही अंदर आई बॉल्स को आप ऊपर की तरफ करके देखेंगे तो आपको एक ब्लैंक स्पेस दिखाई देता है। ये आपका पर्सनल स्पेस होता है, इसको चिदाकाश बोलते हैं। यहाँ पे आप तरह तरह की इमेजिनेशंस कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो आपको उस स्थान पर, यहाँ फोरहेड वाले हिस्से पर ध्यान करना चाहिए। ये वाली जो है बहुत हायर स्टेट है, ये यहाँ तक अभी हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो 20 साल 25 साल की प्रैक्टिस रोज़ करने के बाद में, इतने वर्षों के बाद फिर इस वाली स्टेप तक पहुँचते हैं। लेकिन हम ये 2 स्टेप तो कर सकते हैं जनरल हेल्थ के लिए, तो आप इन 2 स्टेप को करने का ज़रूर प्रयास करें और कोशिश करेंगे कि यहाँ तक पहुँचे कभी लाइफ में। पर इस स्टेप में क्या होता है कि इसमें नो थॉट स्टेट होती है। अब इसमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि इन 2 स्टेप को फॉलो करते करते अब तीसरी स्टेप यानी अब थॉट आपको आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब वो थॉट यदि आ भी रहे हैं तो वो आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बिल्कुल नो थॉट स्टेट हो जाती है और ये सबसे सुप्रीम और सबसे ब्लिसफुल स्टेट कहलाती है कि मन में कोई विचार नहीं रहता और बहुत पीस, बहुत शांति का अनुभव व्यक्ति कर पाता है। तो ये होता है अंतर्मौन का अभ्यास। अब लास्ट टॉपिक पर चलते हैं और लास्ट टॉपिक है आपके पास में कि अब यदि आपके पास, समझिए आपको ओम का ध्यान भी नहीं करते बन रहा है, आपको ओम के ध्यान में भी कहना चाहिए मन भटक रहा है, अंतर्मौन का अभ्यास भी आपसे नहीं हो रहा, मन में बहुत भटकाव आ रहे हैं। तीसरा हो सकता है कि आपसे श्वास पे भी ध्यान नहीं हो रहा है फिर भी मन भटक रहा है, तो इसका एक बहुत ही इजी वे है और वो है मंत्र, ठीक है। मंत्र ध्यान। देखिए मंत्र जो होते हैं ये एक कुछ विशेष प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो हम अपने किसी भी भगवान के लिए दे सकते हैं। ज़्यादातर मंत्रों का जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदू रिलीजन में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मंत्र जो है हमारे पास बहुत मुख्य प्रकार के मंत्र हैं जो कि आप इजीली चैंट कर सकते हैं। मंत्रस आर एग्जैक्टली लाइक अ चैंट, ठीक है। जो आप बार बार बोलेंगे तो आपका मन जो है उसी मंत्र के साथ लगा रहता है, तो आपको ध्यान करने में फिर इजी हो जाता है, ठीक है। चुप रहने से यदि आपका ध्यान नहीं लग रहा तो आप इस मंत्र वाले ध्यान को ज़रूर करने का प्रयास कर सकते हैं कि धीरे धीरे फिर जब मंत्र पे आपका मन लगने लगे तो फिर मंत्र को मन ही मन में बोलिए, फिर धीरे से फिर मंत्र भी बोलना बंद करिए। और ये हमारे पास जो और दूसरी ध्यान की टेक्निक है, आप उसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो मंत्र जो है कुछ मुख्य, जैसे गायत्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इसमें आपको एक चीज़ अच्छी याद रखना चाहिए कि ये मंत्र किससे लिया है? ऋग्वेद से। दूसरा पॉइंट, इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऋग्वेद का मंत्र है, विश्वामित्र जी ने इसकी रचना करी है। इसमें 24 अक्षर होते हैं और 24 अक्षर जो है ये आपके कहना चाहिए कि पूरे शरीर से कुछ रिलेट करते हैं, ठीक है। इस तरह आप उसको समझिए कि 24 अक्षर इसमें होते हैं, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक। अब उसके बाद में आता है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र यानी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मोक्षीयमामृतान्। ये एक बहुत एंशिएंट चैंट है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और इसमें भी आप पॉइंट याद रख पाएंगे कि ये किससे, कौन से वेद से लिया? ऋग्वेद से लिया हुआ है। इसको आप यदि नहीं भी आपसे कुछ हो पाए तो बस याद रख लीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव में आए तो 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा ऋग्वेद से रिलेटेड, ठीक है। ऋग्वेद ने दिया है। और ये जो मंत्र है ये आपके फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों प्रकार की हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। एज वेल एज ये जो मंत्र है ऐसा माना जाता है कि ये वशिष्ठ जी को दिया गया था शिव जी के द्वारा। और साथ में ये जो मंत्र है ये डेथ पर कॉन्कर करने में हेल्प करता है या मृत्यु पर विजय पाने में हेल्प करता है। तो ये हुआ मंत्रों का पार्ट। इसी के साथ में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ प्रेयर, प्रार्थना क्या है, ठीक है। तो मंत्र प्लस प्रार्थना। मंत्र तो मैंने आपसे बता दिया कि ये ज़्यादातर आपको हिंदू रिलीजन में मिलेंगे, लेकिन प्रार्थना यानी प्रेयर
इस प्रेयर का कॉन्सेप्ट तो हर धर्म में, हर जाति में आपको किसी ना किसी रूप में मिलने ही वाला है, ठीक है। तो ये जो प्रार्थना है, प्रार्थना क्या होती है एग्जैक्टली हमारे मन के कुछ भाव होते हैं जो हम उस सुप्रीम एनर्जी के सामने प्रकट करते हैं और हम उनसे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। यदि आप चाहे तो प्रार्थना जो है वो 3 प्रकार से होती है। एक तो होती है एकल, यानी सिंगल, आप खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं अकेले। दूसरी होती है सामूहिक, यानी आप ग्रुप में प्रेयर कर रहे हैं सभी लोग मिलकर आपस में। और फिर तीसरी होती है मन के मन में, या कहना चाहिए कि मंत्र आदि के प्रयोग से। वैसे मेजर 2 ही प्रकार जो है, 2 ही टाइप जो है इसके फेमस है। एक तो मैन टू मैन, या कहना चाहिए पर्सन टू पर्सन, पर्सनल एक जो प्रेयर होती है जो एक व्यक्ति खुद अकेला बैठ के करता है, और दूसरी होती है ग्रुप में प्रेयर। तो ग्रुप के अंदर जो हम प्रेयर करते हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो भजन संध्या होती है, या जो नमाज अदा की जाती है, या क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो प्रेयर के लिए चर्च में इकट्ठा होते हैं, वो सभी जो है ये ग्रुप प्रेयर या सामूहिक प्रेयर का पार्ट है। तो प्रेयर्स जो है वो बेसिकली आपके अंदर इस भावना या इस इमोशन को डेवलप करती है कि हमारे साथ में एक बहुत कहना चाहिए हायर एनर्जी हमारे साथ लगातार है, तो ये आपको पॉजिटिव फील कराती है। एग्जैक्टली जो प्रेयर है, ये प्रेयर आपको पॉजिटिविटी फील करवाएगी। इससे आपको कभी अकेलापन नहीं फील होगा। जब भी हम कभी कहीं परेशान होते हैं तो हम एंड में फिर सुप्रीम एनर्जी के पास ही जाते हैं। तो वो ऐसा मानते हैं, हम अपने मन के सारी चीज़ों को उनके पास जो है शो करते हैं प्रार्थना के रूप में, प्रेयर के फॉर्म में। और फिर हम इस बात पे फेथ रखते हैं, अपनी विश्वास रखते हैं कि जो सुप्रीम एनर्जी है वो हमारी उस बात को सुनेगी और हमारे सारे जो टेंशन है उसको ख़त्म करेगी। तो ये होता है एग्जैक्टली प्रेयर। प्रेयर इज़ मोर रिलेटेड टू भक्ति। भक्ति मीन्स फेथ, ठीक है। यदि आपको फेथ नहीं है तो आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रेयर उसी व्यक्ति की अच्छी होती है, उसी की अच्छी कंसिडर की जाती है जो सुप्रीम एनर्जी में बिलीव करता है। यहाँ पे सुप्रीम एनर्जी में आप ईश्वर, अल्लाह या जो भी गॉड है, आप उनको किन्हीं को भी ले सकते हैं। सारी एनर्जीज एक ही होती है और सभी सुप्रीम एनर्जी में बिलीव करते हैं। तो यदि आप फेथ रखते हैं यानी भक्ति है तो आपकी प्रार्थना भी अच्छी होती है, ठीक है। तो यदि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि प्रार्थना का संबंध किससे है, तो भक्ति से है और भक्ति के योग से है, ठीक है। चलिए, इतना करके हमारी जो 3rd यूनिट है ये कंप्लीट हुई और इसी के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस यूनिट से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब आज हम लोग जो है नेक्स्ट हमारे इस वीडियो में यूनिट 3rd हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया और इसी यूनिट 3rd के कंप्लीशन के साथ में आपका जो फाउंडेशन योगा एंड मेडिटेशन ये जो सब्जेक्ट है इसका कहना चाहिए कि जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पर बात कर लेते हैं इस यूनिट के, ठीक। कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है हम चैप्टर के साथ साथ ही करते गए हैं कवर, लेकिन यहाँ आपकी गाइड में भी देख लेते हैं। यदि कुछ टिपिकल होगा तो हम उसे डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव किस तरह से बन सकते हैं हम उस पर भी थोड़ी सी एक बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो है ओम को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, प्राण, धारणा, ध्यान, प्रणव। हम लोग अपने लेक्चर्स के दौरान इस बात को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके हैं कि ओम यानी प्रणव, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और एज आई हैव सेड अर्लियर इन आवर लेक्चर्स, जैसे मैंने अपने लेक्चर्स में भी बार बार आपसे कहा है कि ओम ही प्रणव है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव आ रहा है। सेकंड, ओम कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है। तो हमने अपने ओम वाला जो चैप्टर पढ़ा था जिस लेक्चर में, तो आप उस वीडियो को लगे तो पीछे जाकर फिर देखिए, उसे रिवाइज करिए। तो यहाँ आपको मिलेगा कि ओम कितने अक्षरों से बना था, 3, अ, उ एंड म। तो यहाँ पर आप 3 सही चेक करेंगे। ओम का उच्चारण कितने प्रकार से कर सकते हैं, हमने देखा था कि ओम का उच्चारण जो है वो आप कितने टाइप से कर पाएंगे। यहाँ पर इसका जो है सही आंसर था 3,
3 तरह से हम ओम का उच्चारण जो है वो कर सकते हैं। आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी जाकर चाहे तो वैसे चेक कर सकते हैं। हमने अपने पूरे जो कहना चाहिए कि लेक्चर है उसमें ओम के उच्चारण को आपको कैसे करना है, किस किस तरह से होना चाहिए, ये भी हमने पूरा लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, ठीक है। और ओम के उच्चारण के अंदर आपको एक और चीज़ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट सी ध्यान रखनी है। जस्ट अ मिनट कि जी यस, ओम के उच्चारण को करते समय आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप इसे स्लो फास्ट तीनों तरह से कर सकते हैं। स्लो फास्ट या मॉडरेट स्पीड में कर सकते हैं। आपको तीनों जो इसका ये है, तीनों जो शब्द है अ उ एंड म, इन तीनों शब्दों पर आपको बारी बारी से आपको ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ, मंत्र जप एवं कीर्तन भजन का प्रभाव किस पर देखा गया है? पहला शरीर पर, दूसरा लीवर पर, तीसरा राइट नोस्ट्रिल पर, चौथा चेस्ट पर। तो इसका सबसे सही आंसर है राइट हेमिस्फीयर, सॉरी नॉट नोस्ट्रिल, राइट हेमिस्फीयर। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपसे बता देते हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन 2 भागों से बना है, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। आपका जो राइट साइड का हेमिस्फीयर है ये आपकी कहना चाहिए कि लेफ्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी को, और जो आपका लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है वो आपकी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। आपका पूरा जो कहना चाहिए जो आपके शरीर का, ठीक है, आपके पूरे शरीर का जो राइट साइड है वो एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, और आपके शरीर का जो लेफ्ट साइड है तो वो लेफ्ट साइड पीस एंड रेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो एक्टिविटी के लिए कौन सा पार्ट है? राइट वाला पार्ट, शरीर का, ओके। ध्यान दीजिएगा, शरीर का राइट वाला जो पूरा हिस्सा है वो क्या माना जाता है कि एक्टिविटी के लिए, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो क्या माना जाता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन या पीस एंड रेस्ट कंडीशन के लिए, आराम वाली स्थिति के लिए, पीस वाली स्थिति के लिए। तो आपके लेफ्ट वाले बॉडी पार्ट यानी रेस्ट और शांति पर काम करेगा मंत्र जप और कीर्तन। जो भजन करेंगे, प्रेयर करेंगे या कोई मंत्र बोलेंगे, कुछ ध्यान करेंगे, तो वो आपके आराम वाली स्थिति या कहना चाहिए शांति वाली स्थिति को बढ़ाएगा। तो आपका जो लेफ्ट साइड की बॉडी है वो उसको इम्प्रूव करने वाला है। इसको एग्जैक्टली लेफ्ट साइड की बॉडी से नहीं बोल सकते आप, लेफ्ट बॉडी से रिलेट करती है ये चीज़, ऐसा समझिए। तो लेफ्ट शरीर को कौन कंट्रोल करेगा? राइट हेमिस्फीयर। तो आपके लेफ्ट शरीर को कंट्रोल करता है राइट। यदि ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो सिंपल समझिए कि आपके ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें जो राइट वाला साइड है वो रेस्ट एंड पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो लेफ्ट वाला साइड है ब्रेन का वो आपकी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, उन सब के लिए आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है। और जो आप मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, क्रिएटिव चीज़ें सीखते हैं, आपके पसंद की कोई चीज़ करते हैं, तो उसके लिए राइट वाला हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है। तो मंत्र जप कीर्तन भजन ध्यान एक्सेट्रा ऐसा कुछ भी आए तो ये सब का प्रभाव किस पे? आपके राइट हेमिस्फीयर पे पड़ेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, भक्ति योग किसका प्रतीक है? तो भक्ति योग प्रतीक है भावना का यानी इमोशंस का, ध्यान का, ज्ञान का या कर्तव्य का यानी ड्यूटी का। तो इसका वेरी करेक्ट आंसर है इमोशंस का। भक्ति किससे रिलेटेड है? फेथ किससे रिलेटेड है? इमोशंस से। यदि बचपन से ही आप में इमोशन नहीं है, आप में यदि कहना चाहिए सुप्रीम एनर्जी हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके सिस्टर हो, आपके फैमिली के कोई व्यक्ति हो, आपके टीचर्स हो, उनके लिए यदि आपके मन में पॉजिटिव इमोशंस नहीं है तो आपके मन में उनके लिए फेथ भी डेवलप नहीं होगी, और फेथ को ही भक्ति कहते हैं। तो भक्ति का संबंध किससे है? इमोशंस से, ठीक है। नेक्स्ट है मंत्र जप और प्रार्थनाएं किसका भाग है? देखिए एज इट इज क्वेश्चन आ गया है, हमने लास्ट लेक्चर में ही कहा है कि मंत्र जप और प्रार्थना जो है वो भक्ति योग का पार्ट है, ठीक है, भक्ति योग का पार्ट है। यहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कहना चाहिए कि कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देखिए क्या दिए, आसन प्राणायाम, ध्यान,
कर्मयोग या भक्ति योग। तो आसन प्राणायाम तो क्लियरली नहीं है, कर्मयोग भी क्लियरली नहीं है, लेकिन हाँ आप ध्यान में और भक्ति योग में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान का एक टाइप है, लेकिन भाग किसका है, पार्ट किसका है, भक्ति योग का। टाइप है ध्यान का, लेकिन पार्ट किसका है, भक्ति का, फेथ का। हमने कहा था कि मंत्र प्रेयर्स आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप फेथफुल नहीं हैं उस पर्टिकुलर एनर्जी को लेकर, ठीक है। तो यदि आपकी भक्ति है तो आपके मंत्र और प्रार्थनाएं, भजन एक्सेट्रा जो है वो अच्छे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, भक्ति योग। नेक्स्ट है ध्यान का बाधा तत्व कौन सा है। ध्यान में क्या चीज़ें आपको जो है बाधा दे सकती है। तो देखिए ये तो काफ़ी इजी है, आप इसे पढ़ के ही कर पाएंगे। पहला दिया है आसन, दूसरा दिया है अच्छा भोजन, तीसरा दिया है नींद और चौथा दिया हुआ है मनोरंजन। यहाँ पर यदि हम सही तरीके से असेस करें तो इसमें अच्छा भोजन भी ध्यान में आपको दिक्कत देगा। अच्छा भोजन से मतलब सात्विक भोजन नहीं, सात्विक भोजन नहीं, जो आप घर का सिंपल शुद्ध खाना खाते हैं वो नहीं। अच्छा भोजन यानी जो आपका फेवरेट है, वो फेवरेट भोजन यदि आपके सामने बार बार आता है, आपको यदि उसके रिलेटेड कुछ बात चल रही तो वो आपके ध्यान में प्रॉब्लम आपको देगी, ठीक है। तो यहाँ अच्छा भोजन यानी गुड फूड लिखा है, तो ये गुड फूड यानी ये सात्विक भोजन की बात हो रही है, तो ये ध्यान में बाधा नहीं पहुँचाएगा। आसन भी बाधा नहीं पहुँचाएंगे। हाँ नींद आ सकती है आपको बार बार, यदि आपको नींद आने लगे तो आपके ध्यान में दिक्कत होगी। और साथ में मनोरंजन यानी रिक्रिएशन, जो एंटरटेनमेंट आपके मन में आता रहता है कि अरे कुछ करना है, कहीं खेलने जाना है, घूमने जाना है या फिर फ़ोन में कुछ करना है, ये सब आपके ध्यान को डिस्टर्ब कर सकते हैं क्लियरली। तो इसका जो ज़्यादा सही आंसर है वो है नींद। एग्जैक्टली होता ये है कि बाकी चीज़ों से तो व्यक्ति हट जाता है, लेकिन नींद जब ध्यान की प्रैक्टिस करने लगता है तो नींद आने लगती है, क्योंकि मन को शांति मिलती है। तो शांति मिलने पर मन जो है, शरीर यदि थका हुआ होगा तो उसे नींद आने लगेगी। तो आपको यहाँ पर थके हुए शरीर से कभी भी ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है 8th, अंतर्मौन का अभ्यास किया जाता है। देखिए अब अंतर्मौन का अभ्यास क्यों करते हैं, बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। पहला, शारीरिक आकार बढ़ाने के लिए, क्लियरली नो। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली नो। हृदय समस्या दूर करने के लिए, नो। चौथा ऑप्शन है आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, यस, आपकी इंटरनल पावर्स को बढ़ाएगा। कौन, अंतर्मौन। यदि आपके मन में आपको, हमने अंतर्मौन की स्टेप्स पढ़ी थी, उसमें सेकेंड स्टेप क्या था, रेगुलेशन ऑफ थॉट्स, यानी आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को यदि रेगुलेट कर पाते हो, आप उन्हें फेस करने की क्षमता, कैपेसिटी रखते हो, आप में हिम्मत है उन पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को फेस करने की, तो इससे आपका मन जो है वो स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो इससे आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी। ओके, तो इसका जो वेरी करेक्ट आंसर है वो है आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में, ठीक। नेक्स्ट लास्ट है चिदाकाश क्या है। देखिए चिदाकाश भी हम लोग देख चुके हैं। पहला है चिदाकाश का ऑप्शन कंपन का प्रकार, ना टाइप ऑफ वाइब्रेशन, नहीं। विचारों का प्रकार, टाइप ऑफ थॉट। अग्र मस्तिष्क के पीछे का भाग, द स्पेस बिहाइंड द फोरहेड एंड द मन की रिक्त अवस्था है, नोज टिप गेजिंग, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो नोज टिप गेजिंग ट्रांसलेट किया है ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन हिंदी में दिया है मन की रिक्त अवस्था, और चौथा ऑप्शन इंग्लिश में दिया है नोज टिप गेजिंग, दोनों अलग होते हैं, ठीक है। मैं दोनों ट्रांसलेट कर देती हूँ। मन की रिक्त अवस्था यानी नो थॉट स्टेट होता है, और नोज टिप गेजिंग यानी नासाग्र दृष्टि होता है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो इसका जो सही आंसर है वो होगा नो थॉट स्टेट, ठीक है। चिदाकाश मतलब क्या है, नो थॉट स्टेट। तो जो चौथा वाला ऑप्शन होगा जिसमें आपको विचार नहीं करना है, नहीं, हिंदी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, उसका ट्रांसलेशन गलत दिया है, तो ट्रांसलेशन आप वहाँ पे नोज टिप गेजिंग की जगह नो थॉट स्टेट कर लीजिएगा। मन की रिक्त अवस्था, मन की रिक्त अवस्था इस चिदाकाश, मतलब मैंने वही बताया आपको कि आप जब आंखें बंद करते हैं आपको फोरहेड के सामने ब्लैंक स्पेस दिखाई देता है ना, वहाँ पे कोई थॉट नहीं है, ओके। उस जगह का नाम चिदाकाश नहीं है, उस स्टेट का नाम चिदाकाश है, ठीक है। उस कहना चाहिए स्टेट को या उस स्थिति का नाम चिदाकाश होगा। इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी कंप्लीट हुए। इसी के साथ में आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच।